अब आपको लगता है कि इस बार जो उन्होंने पोस्टपोनमेंट की है, मुलतवी किया है, इसके नतीजे में कोई एग्रीमेंट हो जाएगा और कोई स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाएगा? वॉर से निकलने का पूरा एक प्लान जरूर रखते हैं। उस वक्त मैं देखता हूं कि एक बड़ी एस्केलेशन नजर आ रही है। जो नेक्स्ट एस्केलेशन है, जो अगले जंग का मरला है, वो कितना लंबा होगा? महीना, 15 दिन, 8 दिन? देखिए, ये प्लान तो करते हैं जी 3-4 डेज की पनिशमेंट का। हु कुड थिंक कि हुर्मुज़ इतना ज्यादा इम्पैक्टिव होके स्टिकिंग पॉइंट बन के सबसे सामने आ जाएगा वॉर से पहले। आप ये मानते हैं कि इस लड़ाई के नतीजे में अमेरिका दुनिया को अपना तेल बेचने के लिए ये लड़ाई लंबी कर, ताकि उसका तेल ज्यादा बिके? डू ही हैज द कैपेसिटी कि उनको फुलफिल भी करे, उनके साथ स्टिक भी रहे? दैट क्रिएट्स डाउट। एक तरफ अरब ईरानियों के खिलाफ भी हैं, दूसरी तरफ अरब जब ईरान पर बड़ा हमला होना होता है उसको रोकवाते भी। ये बात समझ से बाहर है। अमेरिका तो किसी वक्त भी छोड़ के जा सकता है ना। इराक में अमेरिका क्या करके गया है, अफगानिस्तान में अमेरिका क्या कर रहा है? अरब वर्ल्ड को इस चीज का पता है कि दे कैन गेट आउट ऑफ दिस वॉर एनी टाइम। आपको ये नहीं लगता कि अरबों को चाहिए कि वो ईरान के साथ बैठ के स्टेट ऑफ हुर्मुज़ पर एक एग्रीमेंट कर लें माइनस अमेरिका? ख्वाहिश तो हो सकती है मेरी और आपकी। कुछ ईरान से बातें पाकिस्तान के खिलाफ भी आ रही हैं। मतलब मरांडी साहब का एक कमेंट आया कि वी आर नॉट पाकिस्तान। कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है वो पाकिस्तान से नाराज है। ठीक है, इट इज हिज थॉट। पाकिस्तान से किस लिए नाराज हो रहे हैं? पाकिस्तान से नाराज अगर वो होते तो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे सोहरावर्दी साहब उनकी पार्लियामेंट में न लग रहे होते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कुछ समझ नहीं आती। एक दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं कि मंडे को मैं वीकेंड नाइट पे सख्त बमबारी करूंगा, फिर कहते हैं मैंने पोस्टपोन कर दी है। ये मिलिट्री स्ट्रेटजी क्या है कि आप पहले थ्रेट करते हैं फिर उसको विड्रॉ करते हैं? ये मिलिट्री स्ट्रेटजी में इसको क्या कहा जाता है? इससे क्या हासिल होता है एक मुल्क को कि वो थ्रेट करता है और विड्रॉ करता है, थ्रेट करता है, अल्टीमेटम देता है, विड्रॉ करता है? तो मैंने जनरल जाहिद महमूद साहब को दावत दी है कि वो हमें कुछ समझाएं कि ये व्हाट इज दिस अमेरिकन स्ट्रेटजी। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं जी, बिस्मिल्लाह। थैंक यू मुज़म्मिल साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके इनवाइट का। जनरल साहब, मतलब आप दुश्मन को कहते हैं मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा, अल्टीमेटम देते हैं फलां तारीख को इतने बजे तबाह कर दूंगा, फिर अपना अल्टीमेटम विड्रॉ कर लेते हैं, और एक दफा नहीं 10 दफा उन्होंने ऐसे किया है। आपने जितनी मिलिट्री स्ट्रेटजी वॉर कोर्सेज किए हैं उनमें ये पढ़ाया गया है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोहरावर्दी साहब, देखिए, मिलिट्री कोएर्जन, मिलिट्री थ्रेट, रेजिंग द कॉस्ट, एस्केलेशन लैडर पे वॉर का ऊपर जाना, ये चीजें मौजूद तो होती हैं जी, ये हैं तो सही, दीज डू एग्जिस्ट। बट जब ये फिनोमेना ट्रंप के साथ मिलता है, जो वॉर प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, एक ऐसी वॉर विच डजंट बिलोंग टू यूएसए, कि यूएसए की जंग नहीं है, कि उसके तमाम इदारे, तमाम लोग, तमाम एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर यूनिसा एक एप्लीकेशन कर रहे हो। जब आप किसी और की जंग लड़ रहे होते हैं एंड विच है मोर पर्सनल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, लेट मी पुट इट लाइक दिस। और इस जब मैं पर्सनल की बात करता हूं तो मैं ऑफ कोर्स आई एम हिंटिंग एट नेतन्याहू आल्सो, जिसके क्रिमिनल केसेस वी ऑल नो। अभी ये हिस्ट्री हम इससे आगे चलेंगे बात लेकर, तो वो उसकी वजह से ये जंग मुसल्लत की गई। अगर ये मिलिट्री स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि उनकी मिलिट्री भी स्ट्रेस के अंदर है। मिलिट्री की एडवाइस के अगेंस्ट और इंटेलिजेंस एजेंसीज की एडवाइस के अगेंस्ट एक ऐसी वार, जहां पे आपको याद होगा इनके इंटेलिजेंस चीफ ने रिजाइन किया था और उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा था कि ये देयर इज नो इमिनेंट थ्रेट टू अमेरिका। अभी आपने जनरल जॉर्ज को मेरे ख्याल में कल यस्टरडे यू हैव सैक्ड, पीट हेस्टेक ने, जो आर्मी चीफ हैं, ही हैज बीन सैक्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम द कमांड। आई होप कि ये आपको मालूम होगा। तो इसका मतलब है कि देयर आर सीरियस डाइवर्जन मिलिट्री इनपुट्स में और वॉर एग्जीक्यूशन में। तो जब ये एलिमेंट्स भी शामिल हो जाते हैं और ट्रंप की तरफ से ये फिनोमेना आता है, तो दिस डजंट बिलोंग टू द स्टेट क्राफ्ट जो हमने पढ़ी लिखी या एक्सपीरियंस की पास्ट के अंदर। दैट्स वाई दिस पॉलिसी इज लिटिल कंफ्यूज्ड कि आप एक वॉर सिविलाइजेशन मिटा देने तक, वो अब मेरे ख्याल में इनकी पर्सनैलिटी के साथ ये चीजें अटैच हो गई हैं, और जिसका अब वो खुद तो पता नहीं कितना फायदा उठा रहे हैं,
एनिमी या उनके अपोनेंट जो कैंप है वो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। एंड और अपोनेंट कैंप में एक तो वॉरिंग फैक्शन है विच इज ईरान, लेकिन उसके अलावा जो स्ट्रेटजी में उनकी अपोजिशन है लाइक रशिया पूरा फायदा उठा रहा है उनके इस वॉर का। यूक्रेन देखे ना, खामोश है, कोई इस वक्त मालूम नहीं है कि क्या हो रहा है। जरूर डिस्कस होता है लेकिन वो फोकस में नहीं है। चाइना जिसको इसने जलाने की कोशिश की, ऑयल एम्बार्गोज की वजह से प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की, वो भी थोड़े से खुश जरूर होंगे कि एक यूनिलैटरल पावर का जो अप्रोच है इतनी डिस्टर्ब है कि वो अंडरमाइन कर रही है। बट हैविंग सेड दैट अपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स पूरे भी कर रहे हैं ट्रंप इकोनॉमिक फील्ड के अंदर। लेकिन अब आपको लगता है कि इस बार जो उन्होंने पोस्टपोनमेंट की है, मुलतवी किया है, इसके नतीजे में कोई एग्रीमेंट हो जाएगा और कोई स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुल जाएगा, या हम 10 दिन बाद यहीं बहुत खड़े मुश्किल होंगे? लगता है। देखिए आपकी प्रोग्राम में आज से 1.5 महीना पहले मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने कहा था कि ये दोबारा हम एस्केलेशन की तरफ जाएंगे, आपको याद होगा। और वो वक्त था जब बहुत बज था एमओयू का। और यो आई पर्सनली फील कि एक एक एप्लीकेशन ईरान देखे, ईरान जो है वो अब इनको इन धमकियों से या इस जो भी एप्लीकेशन अगर हो भी जाती है तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार है, क्योंकि ईरान जो है इट विल गिव ईरान अ रीजन कि वो एक्सपेंड करे वॉर को, जो रीजन मुतामिल नहीं हो सकता। देखिए ना, प्रिंस किंग सलमान ने प्रेसिडेंट ट्रंप को कल फोन किया है जी। ही स्पोक टू हिम एट लेंथ और यही उन्हें कहा कि आप रिस्ट्रेंट शो करें क्योंकि उसकी रिपरकशंस आ रही हैं सऊदी अरेबिया और मिडल ईस्ट के ऊपर। दो वजूहत है, एक तो वो इस लड़ाई को खत्म करना चाहते हैं ताकि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स दोबारा एक्टिवेट हुए हैं यमन की सरजमीन से और सऊदी अरब के इंटरेस्ट को चैलेंज कर रहे हैं। सऊदी अरब के अंदर भी एक थॉट आ रही है कि इकोनॉमिक अपने परसूट्स के लिए अमेरिका अपने ऑयल के लिए और अपने रिजर्व्स को यूज करने के लिए और अपनी अजारादारी कायम करने के लिए इस रीजन को भी डिस्टर्ब करना चाहता है ताकि इस रीजन का जो तेल है उसकी तरसील चैलेंज रहे। इंपैक्ट क्या आएगा? चाइना के ऊपर आएगा, एशिया के ऊपर आएगा, यूरोप के ऊपर आएगा और हेज मनी ऑयल की फील्ड में भी अमेरिका की। तो ये एक एंगल भी है जिसपे आम लोग जरा कम सोचते हैं। सऊदी अरेबिया में ये कंसर्न्स भी शुरू हो गए हैं और ये वो कंसर्न्स है जो लेटर ऑन मैं 7-8 ईयर्स 9 ईयर्स डाउन द लाइन देख रहा हूं कि ये जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर एस्टेब्लिश किया है मिडिल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने, ये अंडरमाइन होगा। पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट, क्योंकि अभी इस वक्त अपेरेंटली लग तो नहीं रहा कि यूएई वगैरह ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन अंदर से सीरियस डिस्टर्बेंस है उनके लिए भी इस वॉर की। गो के वो मैनेज कर रहे हैं स्मार्टली ईरान के साथ मिलकर यूएई अपने आप को, लेकिन कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया आप देख रहे हैं, जॉर्डन को आप देख रहे हैं और जॉर्डन के फिर इम्पैक्ट ज्यादा आता है बिकॉज ऑफ नेबरहुड इन इजराइल। तो ये कंसर्न्स क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन एक एस्केलेशन मैं देख रहा हूं कि एक एस्केलेशन तो जरूर होगी, बट वो होगी इनके वॉर से निकलने से पहले। वो आज ये डिसाइड करे कि मैंने वॉर से निकला है, वो एक एप्लीकेशन करेंगे, अनाउंस करेंगे जी मैंने अपने मिलिट्री अहदाफ मुकम्मल कर लिए हैं, आई हैव नथिंग टू डू विद दिस वॉर। और पीछे एज यूजुअल हिस्ट्री में जैसे रहा है एक क्यास छोड़ के वो इस रीजन से नॉट रीजन से निकलेंगे बट इस वॉर से निकलने का पूरा एक प्लान जरूर रखते हैं। उस वक्त मैं देखता हूं कि एक बड़ी एस्केलेशन नजर आ रही है जी। और आपको लगता है कि वो जो बड़ी दोबारा जंग आपको नजर आ रही है वो 15 दिन बाद है, महीने बाद है, 10 दिन बाद है, कब तक है? डिपेंडिंग अपॉन एनवायरमेंट इस वक्त ठीक नहीं है। जनरल जॉर्ज का सैक होना आर्मी चीफ का इस मौके पर, इसका मतलब है कि मिलिट्री की जो इनपुट है दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। इनके असेसमेंट्स चूंकि पहले इतनी पॉलिटिकल मिलिट्री असेसमेंट्स तो ठीक थी, सेंटकॉम ने भी, जनरल कूपर ने भी बड़ी सही असेसमेंट इनको भेजी है, मुझे थोड़ा सा इल्म है उसके बारे में। और जो पेंटागन से इनपुट भी गई है वो भी सही गई थी। ये मिसकैलकुलेशन हुई है जब आप ओवर डिपेंडेंसी थी आपकी, जब इजरायली इंटेलिजेंस के ऊपर मुसाद ने जो इनके साथ गेम की है कि 4 दिनों में हम अपने अहदाफ पूरे कर लेंगे और विल बी एबल टू चेंज दी होल जो पॉलिटिकल थॉट है और पॉलिसी कैप्चुलेशन की तरफ हम ईरान को ले जाएंगे। ईरान की पूरी नेशन अब खड़ी हो गई है, वो इस पेन लेने को तैयार है। पेन बहुत है ईरान के अंदर भी, इकोनॉमिक कंडीशंस आर नॉट दैट वेरी इनकरेजिंग, बट दे आर रेडी कि वंस फॉर ऑल इस कजिया को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग उर्दू में जो कहते हैं कि खत्म किया जाए। वो दे डोंट वांट टू बी इन दिस वॉर अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जो नेक्स्ट एस्केलेशन है, जो अगले जंग का मरला है, वो कितना लंबा होगा?
महीना, 15 दिन, 8 दिन? देखिए ये प्लान तो करते हैं जी 3-4 डेज की पनिशमेंट का, हम्म। लेकिन आउटकम्स ऑफ वॉर आर ऑलवेज वेरी डेंजरस, यू नो। आप हु कुड थिंक कि हुर्मस इतना ज्यादा इम्पैक्टिव होके स्टिकिंग पॉइंट बन के सबसे सामने आ जाएगा वॉर से पहले। हुर्मस प्लान्स में तो था ईरान के, लेकिन वो लोग कहते थे कि ईरान के पास कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो है डिसरप्ट करने की हुर्मस को, लेकिन विल नहीं है उसको इस्तेमाल करने की, क्योंकि वो वॉर अफोर्ड नहीं कर सकेगा। वो विल भी पैदा हो गई, और वो विल बार बार उसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है। जो कंट्रीज हैं जो स्क्रैम्बल कर रही है इस कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, वो ईरान की तरफ से भी उतनी ज्यादा सरप्राइज हो जाती हैं जितनी प्रेसिडेंट ट्रंप के एटीट्यूड के साथ सरप्राइज होती हैं कि ईरान क्या कर रहा है, किस तरफ लेकर जा रहा है। बट जो वो कर रहा है, ये एनालिसिस तो मैं उससे कर रहा हूं सोहरवर्दी साहब। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको ये करना चाहिए, ये जो वो कर रहे हैं मैं तो उसके एनालिसिस कर रहा हूं कि दे आर रेडी टू टेक दिस पेन। अवाम भी तैयार है उसके लिए। अब जो भी इंटरनल एनवायरनमेंट है, दैट इज नॉट वर्क। इंटरनल एनवायरनमेंट के मुताबिक तो इनको सड़कों पर होना चाहिए था। इंटरनल एनवायरनमेंट के मुताबिक तो अली खamenei साहब के तस्वीरों को जलाया जाना था, सड़कों पे गलियों में रोक घसीटा जाना था। इट इज नॉट हैपनिंग। लोग खड़े हो गए। अब जो लोग आइडियलॉग्स के खिलाफ थे, या जो इस सिस्टम के खिलाफ थे, वो भी कहते हैं कि जंग के बाद हम इसको एड्रेस करेंगे। वो अभी खड़े हो गए उसको। वो कहते हैं अमेरिका और इजराइल आर रीजंस फॉर दिस इकोनॉमिक प्रेशर्स, इकोनॉमिक कंडीशंस, एंड वी आर रेडी टू पे दिस प्राइस फॉर दिस वॉर। आप ये मानते हैं कि इस लड़ाई के नतीजे में अमेरिका दुनिया को अपना तेल बेचने के लिए ये लड़ाई लंबी कर रहा है ताकि उसका तेल ज्यादा बिके? ये कंक्लूजन निकलता है ना सोहरवर्दी साहब, ये नेचुरल कंक्लूजन है। वेनेजुएला पे देख ले, आपने कर लिया। देखिए ना, अब प्रॉब्लम इस वक्त दुनिया का क्या हो गया कि अब हमने एक प्रेसिडेंट ट्रंप सामने आए जो कहते हैं मैं एंटी वॉर हूं। एक प्रेसिडेंट ट्रंप सामने आए, वो जो टर्मोइल वाले रीजन हैं या इलाके हैं, लाइक वेनेजुएला की मिसाल ले लीजिए। आपने कहा जी हम इसको तरक्की देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नथिंग हैज हैपेंड। वेनेजुएला के बाद क्या प्रोग्रेस हुई है मुझे बताएं ना, क्या उधर वहां पे अवाम के लिए, लोगों के लिए काम किया गया? नथिंग। अब इस वक्त ईरान के अंदर भी और ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर भी लोगों का जो इंप्रेशन बना है प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में, वो यही बना है कि ये प्रोमिसेस तो कर लेंगे, एमओयू की भी बात हो रही है, प्रोमिसेस भी कर लें। डू ही हैज द कैपेसिटी कि उनको फुलफिल भी करें, उनके साथ स्टिक भी रहे? दैट क्रिएट्स डाउट। और ऑफ कोर्स उनके इकोनॉमिक गेन्स तो उनको हो रहे हैं। वो उन्होंने तो खुद बरबला का है कि जी देखिए हमारा तेल बिक रहा है, अच्छे रेट्स पे बिक रहा है, उससे बेहतर बिक रहा है। तो जो लोग इस ऑयल के साथ एसोसिएटेड थे, इस रीजन के ऑयल के साथ, उनकी रिफाइनरीज, उनके मैकेनिकल टेक्निकल सिस्टम, वो ऑटोमेटिकली जब प्रेशर बढ़ेगा तो दे विल कन्वर्ट टूवर्ड्स दी अमेरिकन क्रूड्स और उस तरफ जाना शुरू होंगे। और ऑफ कोर्स उनको इकोनॉमिक एडवांटेज होगी। दो ही चीजें इकोनॉमिक एडवांटेज दे रही हैं इस वक्त, एक उनका ऑयल और दूसरा डिफेंस इंडस्ट्री। तो वॉर जो है वो दोनों को हेल्प कर रही है। देखिए, आज मोहम्मद बिन सलमान ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, अब्बास इराक्ची ने भी सऊदी फॉरेन मिनिस्टर से बात की है, उन्होंने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से भी बात की है, तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर से भी बात की है। लेकिन एक तरफ अरब ईरानियों के खिलाफ भी हैं, दूसरी तरफ अरब जब ईरान पर बड़ा हमला होना होता है उसको रोकवाते भी हैं। ये बात समझ से बाहर है। देखिए, अरब्स को पता था कि उनकी इकोनॉमी जो है वो चैलेंज हो रही है, उनके लिए क्रिएट प्रॉब्लम। और वे वॉर से पहले भी इन्होंने रिस्ट्रेंट का कहा था कि ये वॉर की तरफ ना जाएं। मे बी वन और ऐसी कंट्री हो जिसकी ख्वाहिश हो कि ये ईरान, अब उनको भी पता चल रहा है वॉर इज नॉट द सोल्यूशन। आपने मिलिटराइज कर दिया ना रीजन। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का मिलिटराइज होने से अरब इकोनॉमी बुरी तरह शैटर हुई है जी। और इनको 4-5-6 साल लगेंगे उस चीजों को ठीक होने में। कतर के भी आपने देख ली डैमेजेस हुए, सऊदीया के भी डैमेजेस हुए, कुवैत, जॉर्डन, ओमान, आप देख लें, फिर बहरीन देख लें, यूएई को भी देख लें, थ्रेटन हुआ। तो वो दे आर फियरफुल कि वॉर से ये मसाइल हल नहीं होने। अमेरिका तो किसी वक्त भी छोड़ के जा सकता है ना। इराक में अमेरिका क्या करके गया है, अफगानिस्तान में अमेरिका क्या कर रहा है? अरब वर्ल्ड को इस चीज का पता है कि दे कैन गेट आउट ऑफ दिस वॉर एनी टाइम। पीछे क्यास है, क्यास के बाद क्या फिनोमिनाज होंगे? आईएसआईएस होगी, आईएसआईएल होगी, और रीजन में नॉन स्टेट एक्टर्स की पैदावार होगी। वो किसको जाके अमेरिका में वाशिंगटन, न्यूयॉर्क की गलियों में तो नहीं जाएंगे ना वो, या टेल अवीव की गलियों में तो कोई नहीं जाता। वो डिस्टर्ब किसको करता है? फिर शाम की गलियां वीरान होती हैं, फिर इराक की गलियां वीरान होती हैं, अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क सफर करते हैं इन फिनोमिना से।
जब बड़ी पावर्स सोहरवर्दी साहब जब भी किसी रीजन से निकली है, रशिया को देख ले, अफगानिस्तान से निकला था, कितना बड़ा क्यास छोड़ के गया, डेलिबरेटली वेपन छोड़ के गए। अमेरिका निकला अफगानिस्तान से 7.1 बिलियन की लॉजिस्टिक्स, मिलिट्री लॉजिस्टिक्स इंक्लूडिंग वेपनरी, जो आपके बच्चे रोज फेस कर रहे हैं एवरी डे। कश्मीर की गली सर पहाड़ों पे भी अभी वही वेपन फिर रहा है जो अफगानिस्तान में आप छोड़ के गए। तो फिर इनको यूज करती हैं वो स्टेट जो स्पॉन्सर करती हैं टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिसी। अच्छा, नहीं, अब आपको ये नहीं लगता है कि अरबों को चाहिए कि वो ईरान के साथ बैठ के स्टेट ऑफ हुर्मुज पर एक एग्रीमेंट कर लें माइनस अमेरिका? ख्वाहिश तो हो सकती है मेरी और आपकी। इनका जो बैकग्राउंड थोड़ा सा, मैं मिलता हूं ना जी जिन लोगों से, सोहरवर्दी साहब यहाँ पर भी, बाहर भी मिले, ईरानियन से भी मिले, अरब से मिले, यहां पर भी एक ह्यूज हिस्ट्री ऑफ मिसट्रस्ट चल रहा है। ये जो जनरेशन है इसको जरा टाइम लगेगा टू कोऑप विद द न्यू जनरेशन। पाकिस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान की कोशिश क्या है, फील्ड मार्शल भी जो बहुत कोशिश कर रहे हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं कि यही चीज जो आपने अभी जिस चीज का जिक्र किया है कि ये एक अगला जो फ्यूचर का सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है या इकोनॉमिक वेलबीइंग है या इकोनॉमिक आर्किटेक्चर है, उसके बीच में ईरान एज अ प्लेयर रिस्पेक्टफुल तरीके से अपनी मकाम पे आए। सऊदी अरब से भी उन्होंने जो रिस्ट्रेंट आया है, जो कतर से रिस्ट्रेंट आया है, जो कुवैत से रिस्ट्रेंट आता है, आपका क्या ख्याल है कि ये किस वजह से है? द मेन रीजन बिहाइंड दिस रिस्ट्रेंट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इनको रोका हो, तो पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है। लेकिन ईरान को भी और अरब वर्ल्ड को भी थोड़ी सी मेजर्स लेनी होंगी, जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेनी होंगी, ऑन ग्राउंड चीजों को करना होगा। अगर आप ये समझते हैं, ईरान ये समझता है कि जी मैं स्टेट ऑफ हुर्मुज पे काबिज होके कह लें या कंट्रोल लेके मैं जो नया चेस बोर्ड है रीजन का, उसके अंदर एक पावरफुल, तो वहां पे आगे पावरफुल कंट्री के तौर पे जाऊं और कंट्रोल के साथ जाऊं, तो आगे अप्रीहेंशन ये है कि ये तो फिर हमें इंटिमिडेट कोर्स करेगा। दे विल कंटिन्यू विद दोज फिनोमिना जिनके बारे में वो पास्ट में वरीड रहे हैं। तो आई थिंक वो गारंटीज देनी होंगी, एंड दिस इज गुड फॉर ईरान आल्सो एंड अरब वर्ल्ड आल्सो। पाकिस्तान भी यही कोशिश कर रहा है, हम भी डिबेट में यही चीज लाते हैं। अगर हम इन्फ्लुएंस किसी को कहने से अमेरिका का इन्फ्लुएंस तो नहीं खत्म हो जाएगा ना। रीजनल कंट्रीज है, कल मेरे साथ एक ईरान से एक साहब एक प्रोग्राम में मौजूद थे, तो वो बार बार कह रहे थे कि अमेरिका को निकल जाना चाहिए, अरब ममालिक को ये कर। मैं कहते कि जी पास्ट में आपके अरब ईरान जो था वो मोस्ट फेवरेट फ्रेंड था ईरान अमेरिका का इसी रीजन के अंदर। हर कंट्री के अपने रीजनल होते हैं। आप ये मत कहें कि उससे आप तल्लुकात खत्म कर लें, आप अपने तल्लुकात इतने स्ट्रेटेजिक लेवल पे ले जाएं कि उन तल्लुकात की वक़्त ही ना रहे। जैसे मैं पाकिस्तान के बारे में हमेशा कहता हूं कि हम कभी भी इंडियन प्रिंसिपल से चीजों को पाकिस्तान नहीं देखता। अनलाइक इंडिया, इंडिया किसी से मर्जी तल्लुकात हो, इंडिपेंडेंट सॉवरन कंट्री है, हमने देखना है कि हमारे दूसरे मुल्क के साथ या उस मुल्क के साथ कैसे तल्लुकात है। दोज हैव टू बी सुप्रीम, दे विल आउट मनूवर एवरीथिंग। तो ईरान को भी अपनी रिलेशनशिप उस लेवल पे ले जानी चाहिए कि वो आउट मनूवर कर दे अमेरिकन रिलेशनशिप विद दोज कंट्रीज। अच्छा, एक राय ये भी है कि क्योंकि सऊदियन बाबुल मंदब बंद है और सऊदियन इस वक्त हूथीज के साथ एंगेज हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि जब तक वो हूथीज से फिनिश ना हो जाए तब तक ईरान का महाज दोबारा खोला जाए, क्योंकि ये टू वे वॉर हो जाएगी। अगर ईरान का महाज भी खुल जाएगा, हूथीज का भी खुल जाएगा, तो फिर तो ये बहुत रीजनल और मल्टीनेशनल वॉर हो जाएगी। तो मोहम्मद बिन सलमान ने ट्रम्प को कन्विंस किया कि लेट अस फिनिश हूथीज फर्स्ट, लेट अस फिनिश बाबुल मंदब फर्स्ट, देन वी विल गो फॉर ईरान। तो ये गैप जो है ये हूथीज के साथ के अपना फिनिश करने का है बाबुल मंदब का, कि ईरान को इससे बाहर रखा जाए अभी और पहले हूथीज खत्म कर लें। तो सऊदियंस ने एक इत्तेहाद भी बनाया है 14-15 मुल्कों का रेड सी के लिए। उनकी प्रायोरिटी इस वक्त बाबुल मंदब है। तो उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प को कन्विंस किया है कि पहले हूथीज खत्म करते हैं, ये प्रॉक्सी खत्म करते हैं, बाबुल मंदब खोलते हैं, उसके बाद ईरान की और स्टेट ऑफ हुर्मुज की बात करें। देखिए, अगर ये प्लान ऑन ग्राउंड मौजूद भी है और ये बात इसी तरह हुई है, तो ये हुर्मुज के मामलात को तो नहीं सॉल्व कर देगी ना। हुर्मुज का मामला तो तब सॉल्व होंगे जब ईरान अब चाहेगा कि हमने कहा कैसे इसको सॉल्व करना है। देखिए ना, मैं मानता हूं कि अमेरिकन ने भी जो कोस्ट ऑफ ओमान के साथ से गुजारने की कोशिश की शिप्स को, जब एमओयू साइन हो गया और वो वीक एस्टेब्लिश हुआ हॉट लाइन, उसको स्ट्रांगली एस्टेब्लिश होना चाहिए था। तो ईरान ने भी फॉरेन एंगेजमेंट का एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट की जी, और डायरेक्ट एंगेजमेंट की, दैट टू कतरी एंड सऊदी अरेबियन शिप्स। सो दैट वाज अ सीरियस ब्लो, दोनों की तरफ से सीरियस ब्लो थी। तो ईरान भी नहीं चाहेगा कि इस हुर्मुज को बिल्कुल उस वक्त तक, ईरान इसलिए तो रीजनल पीस की बात करता है ना, वो पूरे रीजन की बात करता है। ईरान
का मामलात अगर हुर्मुज़ में है या इस रीजन में, तो वो लेबनान की भी बात करते हैं। ऑफ कोर्स रेड सी में अभी अगर एक्टिवेट हुए हैं उनके एलिमेंट्स या उनके फ्रेंड्स या उनके पार्टनर, तो वो इनको नॉड होगी ईरान की तरफ से, तो तब ही होगी ना। तो ये अभी एक ऐसा नहीं हो सकता कि इसको डीलिंक कर लें और फिर इसको देखा जाएगा। अक्लमंद कौमें ने नजर रखी हुई है कि अनफोल्ड कैसी होंगी चीजें। दे विल नॉट अलाउ, मैंने जैसे कहा पहले, मैं कह चुका हूं कि ईरानियंस नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट का कोई भी ऐसा हिस्सा रह जाए जो बाद में रिक्रिएट करे वॉर को, या दोबारा वॉर एस्टेब्लिश हो जाए। सो दे वंस फॉर ऑल कंप्लीट पैकेज के साथ ही ईरान निकलेगा इस वॉर से, अदरवाइज नहीं निकलेगा। वन नंबर टू, सऊदी अरब को पास से और हिस्ट्री से लेसन लर्न करने चाहिए थे। आपने अफगानिस्तान में गए और साथ ही आपने अफगानिस्तान को सेटल किए बगैर आपने, याद होगा, इराक खोल दिया, और उसके बाद आप देख रहे हैं चीजें किस तरफ चली गई। फिर अरब स्प्रिंग भी एक्सपीरियंस की गई बीच में, फर्दर डिस्टेबलाइजेशन हुई। तो उस वक्त आपको सबक सीखना चाहिए। बट एनीवेज अभी भी वक्त है कि अमेरिका के ऊपर नॉट ओनली जो इस वॉर की डोमेन में, बट बाकी डोमेन्स में भी आपको प्रेशर बिल्ड करना होगा, अमेरिका के ऊपर भी और ईरान के ऊपर भी, टू कम टू दिस नेगोशिएटिंग टेबल। आएंगे सही, थोड़ी सी लड़ के आएंगे, लड़ाई के बाद ही आएंगे। पाकिस्तान अब थोड़ा बैकफुट पे है सालसी में। अब हम वो प्रोएक्टिव सालसी नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा वेट एंड सी की पॉलिसी पे है पाकिस्तान। आपको ऐसा लगता है? डिसअपॉइंटेड जरूर हुआ बीच में, लेकिन पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज हैं या जो सालसी है वो जोरों शोर से जारी है जी। फील्ड मार्शल इज स्क्रैम्बल्ड, वो बिल्कुल बात कर रहे हैं, वाशिंगटन में भी कर रहे हैं, ईरान में भी कर रहे हैं। अभी आपने खुद बताया इराकची साहब से भी उनकी बात हुई है। ही इज टॉकिंग टू पीपल इन वाशिंगटन ऑल्सो, क्योंकि इतना इट्स द ओनली ऑफ एग्जिट कार्ड जो ऑफ रैंप के लिए। ईरान की भी जरूरत है, अमेरिका की भी जरूरत है। इनकी जरूरत ना होती तो दोनों के सदूर साइन न करते इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के ऊपर। इनकी जरूरत है ये जो वॉर की, जैसे मैंने पहले कहा सुरवर्दी साहब, आउटकम्स बड़ी डेंजरस होती हैं। यू कैन बिगिन अ वॉर, लेकिन आपकी आउटकम्स आपको कहीं से कहीं, हर गुजरे रोज के साथ आप एक नई स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में चले जाते हैं। कैस्पियन सी, रेड सी, यूक्रेन, रशिया, ये इनकी इन्वॉल्वमेंट, चाइना की इन्वॉल्वमेंट बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद रीजनल पार्टनर्स आप देखें बढ़ते चले जा रहे, तो इम्पैक्ट हो रहा है। एवरी डे यू हैव अ न्यू स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट। इसलिए वो सियाने कहते थे ना, जो स्ट्रेटेजिस्ट कहा करते थे, और हमारा भी यही ख्याल है कि इफ यू डोंट नो हाउ टू एंड द वॉर, डोंट बिगिन द वॉर। अमेरिकन पॉलिसी दैट्स व्हाई कंफ्यूज्ड है हाउ टू एंड दिस वॉर। ये फनेस साहब उनसे नहीं लग रहे। कुछ ईरान से बातें पाकिस्तान के खिलाफ भी आ रही हैं। मतलब मरांडी साहब का एक कमेंट आया कि वी आर नॉट पाकिस्तान। कुछ ऐसा लगता है कि वहाँ का जो इंटेलेक्चुअल है वो पाकिस्तान से नाराज है। आपको ऐसा फील होता है? मेरे ख्याल में जोश खिताबत में मैंने वो देखा है क्लिप बार बार, तो उसी में वो कह गए हैं, ठीक है, इट इज हिज थॉट। अगर वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान नहीं है, तो पाकिस्तान, अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान हैज मैनेज, कतर का अगर आप सामने निकाल दो, उसके डायनामिक्स डिफरेंट है। पाकिस्तान ने इंडिया को, जो पहले दिन से पाकिस्तान 80 साल से लगा हुआ है पाकिस्तान को अंडू करने में, उसको मैनेज किया। वी हैव मैनेज रशियंस इन आवर बैकयार्ड। 20 साल अमेरिकन एप्लीकेशन रही है, हमारे ऊपर सैंक्शंस रही हैं, तो आज हम न्यूक्लियर हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से। बट वट एवर, आई डोंट वांट टू कंपेयर माई सेल्फ विद ईरान। ईरान इज आवर फ्रेंड। वो मेरे ख्याल में जरा जज्बे से वो फिक्रे बोल गए। तो हर एक मुल्क की अपनी डायनामिक्स है। पाकिस्तान से किस लिए नाराज हो रहे हैं? पाकिस्तान से नाराज अगर वो होते तो तशक्कुर पाकिस्तान के नारे सोरवर्दी साहब उनकी पार्लियामेंट में ना लग रहे होते। प्रेसिडेंट पेजेशकान जो है वो मेमोरेंडम के साइन होने के बाद द फर्स्ट कंट्री विजिटेड इज पाकिस्तान। और मेरी एम्बेसडर साहब से भी बातचीत होती रहती है। दे आर एक्सट्रीमली हैप्पी विद पाकिस्तान। एक स्कॉलर की अपनी थॉट है, एंड आई स्टिल मेंटेन कि वो उन्होंने बस वो फिक्रा कह गए हैं। हम भी बोलते हैं लाइव प्रोग्राम्स में, आप भी बोलते हैं, कुछ फिक्रे निकल जाते हैं ऐसे मुंह से, उसमें पाकिस्तान का नाम भी निकाल दिया उन्होंने। बहुत शुक्रिया जनरल जाहिद महमूद साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।